हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर भी मैं आपको जो है बाल विकास के आंसर की दे रहा हूं, लेकिन और आंसर की जो है वो मैं एक दो दिन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। आज का जो पेपर है आया है सीटेट में 7 जुलाई 2024 को। ये पेपर कोड जो है हमारा डी है। ठीक है ना। पेपर फर्स्ट का क्या है? पेपर कोड डी। तो आप जो है थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चन हो और अगर अगर आपके अलग अलग कोड में हो तो आप थोड़ा सा मिला लेना, देख लेना। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पृथक करने का मतलब होता है अलग होना। ठीक है ना। जब पृथक करना हो, अलग करना हो, कठिन शब्दावली हो या वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग हो, वो हमारा ऑप्शन नेगेटिव होता है, बिल्कुल रोंग हो जाता है। ठीक है। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। अधिगम का बल दोहराव और रटने। दोस्तों, रटने, कंठस्थ करने, याद करने, ये ऑप्शन भी हमारे नेगेटिव होते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। दोस्तों, उपेक्षा उपेक्षा का मतलब है उनको नकारा जाता है, तो हमारा ये ऑप्शन भी जो है गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अभिकथन ए, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण आर, संवेग संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। दोस्तों, हमारा यहाँ ए भी सही है और ए आर की बिल्कुल सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है ना। तो हमारा ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो में बताया था संवेग और संज्ञान जो है एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं। और यहाँ से सीटेट में दूसरी या तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है घूम फिर के। इस बार इन्होंने कथन और कारण में दे दिया। इससे पहले ये नॉर्मली ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें आया था। क्वेश्चन नंबर 3, आमतौर पर सीखने की यह क्षमता कठिनाई वाले बच्चों में मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निर्धारित बहुत कम बुद्धि लाभदी होती है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, ऐसा भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है सीखने की अक्षमता। कोई बच्चे में, किसी बच्चे में सीखने की अक्षमता या सीखने की कठिनाई महसूस है, उस बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ महसूस होती हैं, तो उसमें कौन सा विकार हो सकता है? ठीक है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, ये भी नहीं होगा। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, जैसे दोस्तों बी और डी में अंतर ना कर पाना, सा और वाज में अंतर ना कर पाना, इस तरह से जो शब्द आते हैं इन्हें देखकर जो बच्चा भ्रमित हो जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ दे। देखो दोस्तों, शिक्षक जो है बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ना एक पॉजिटिव शब्द है, लेकिन उनके हाल पर छोड़ दो। अब बच्चे गलत करें सही करें, वो जैसा भी करें वो खुद करेंगे, उनके हाल पर छोड़ दो। तो दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना। शिक्षक जो है एक सुविधाकर्ता और एक मार्गदर्शक दाता के रूप में जो है बच्चों का मार्गदर्शन करता है। ठीक है। शिक्षण ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है होते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा। दोस्तों, शिक्षक एक सुविधा मार्गदर्शक, सुविधा प्रदाता के रूप में एक छात्र के लिए कार्य करता है। बच्चा यहाँ किसी भी समस्या का हल खुद करेगा, लेकिन शिक्षक क्या है, उसको रास्ता दिखाएगा, उसका मार्गदर्शन करेगा, उसको सुविधा प्रदान करेगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। दोस्तों, हमारे सभी क्वेश्चन यहाँ पे जो है लगभग राइट आंसर हैं। ठीक है ना। मतलब करेक्ट हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रभावशाली और जो ऐसा ऑप्शन जो सबको अपने अंदर सम्मानित किए हो, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावात्मक सभी क्षेत्रों में, मतलब सभी क्षेत्रों में जो है एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है हमारे इसी में सम्मानित हो जाते हैं।
जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। दोस्तों यहाँ बात हो रही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, संरक्षण और अमूर्त चिंतन, नकल और प्रतिवर्तीता। दोस्तों नकल और प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था में होती है, इंद्रियगामक, ठीक है ना, इंद्रियगामक अवस्था में होती है। जबकि संरक्षण और अमूर्त चिंतन जो होता है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। वर्गीकरण और क्रमबद्धता ये होती है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। मैंने इनकी सभी की विशेषता बताई हुई है आपको, और भी विशेषताएं हैं इन सभी की, वो मैंने आपको डिटेल से बताई हुई है वीडियो में, पर यहाँ हमें सिर्फ आंसर सिलेक्ट करने हैं तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। जीववाद का मतलब होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया है, जीववाद का मतलब होता है बच्चा अपने आसपास की जो खेल खिलौने हैं उनमें क्या सोचता है, उनमें जीवन को खोजता है। तो दोस्तों यहाँ शायद मेरे से कुछ गलती हो गई, पूर्व संक्रियात्मक नहीं, खाली संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है ना, ये होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है, ये चौथी अवस्था, ये क्रमबद्ध है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और ये है चौथी अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, ठीक है। तो ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है वो है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। छात्रों को जानकारी याद करने के लिए, दोस्तों याद करना, रटना, कंठस्थ करना, वहाँ मैंने कहा था देखते ही जो है रोंग कर देना उसको, ठीक है। छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, ये भी नहीं होगा। छात्रों के ज्ञान और समझ कौशलों का आकलन करने के लिए, ये भी नहीं होगा। उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, ताकि बच्चे की सोच का विकास हो सके, बच्चे की सोच में वृद्धि हो सके और वो समस्या समाधान के कौशल के जो है नए नए कौशल विकसित कर सके। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के रिक्त स्थान का निर्धारण करती है। सेक्स, जेंडर, शैक्षणिक सफलता, सीखने की शैली। तो यहाँ होगा दोस्तों हमारा जेंडर, ठीक है ना, जेंडर हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी किसमें है, इसमें है, ठीक है ना, 2 में नहीं दोस्तों, हमारा जो होगा सेक्स होगा, ये जेंडर नहीं होगा, सेक्स। ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट होगा, यानी A B C D। दोस्तों ये थोड़ा सा लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। सेक्स जो है अनुवांशिकता पर पूरी तरह से आधारित होता है, या अनुवांशिकता सेक्स पर पूरी तरह से आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। संज्ञानात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन या फिर भावात्मक परिवर्तन। दोस्तों मैंने वृद्धि और विकास के बारे में आपको डिटेल से बताया है, और वृद्धि और विकास की परिभाषाएं भी बताई हैं और इनके गुण भी बताए हैं, ठीक है ना। वृद्धि में, विकास में जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं, ठीक है। विकास कैसा होता है, विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। जबकि वजन और लंबाई और वजन किससे संबंधित है, ये विकास से संबंधित नहीं है, ये है वृद्धि से संबंधित। और वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि होती है मात्रात्मक, वृद्धि को मापा जा सकता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा, मात्रात्मक परिवर्तन। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। खुद को पुनर्बलन के प्रयोग के द्वारा। दोस्तों पुनर्बलन का प्रयोग वाइगोस्की ने नहीं करा है, बल्कि थॉर्नडाइक ने दिया है, या थॉर्नडाइक ने इस पे बल भी दिया है पुनर्बलन पे। अनुकूलन की प्रक्रियाएं, दोस्तों ये भी नहीं होगा, ये जीन पियाजे की देन है, जीन पियाजे ने अनुकूलन के बारे में बताया है। आत्मवाक प्रयोग द्वारा। दोस्तों आत्मवाक मतलब समय नियमन। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं, आत्मवाक के द्वारा, यानी मुंह से बड़बड़ा कर। वे आपने देखा होगा छोटे बच्चे कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं और अपने कार्यों को करते रहते हैं, तो वे अपने कार्यों के प्रति जो है बहुत सक्रिय होते हैं, और इसी को वाइगोस्की ने क्या कहा है, निजी वाक, आत्मवाक, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर होगा, आत्मवाक प्रयोग द्वारा। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये गलत हमारा ऑप्शन है। विकास एक असतत प्रक्रिया है। दोस्तों नहीं, विकास एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है। क्या है, सतत और व्यापक प्रक्रिया है।
विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। दोस्तों विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। विकास चक्रीय होता है, विकास धीरे धीरे एक सीमा तक पहुँचता है और एक सीमा के बाद वो घूम कर फिर वापस आने लगता है। तो विकास क्या होता है, एक चक्रीय होता है, ना कि रेखीय। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाली शिक्षिका द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? निर्देशित खोज, व्याख्यान विधि, वीडियो दिखाना, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव शब्द जो है वो है निर्देशित खोज। खोज करना, अन्वेषण करना, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव शब्द है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाता है? जेंडर प्रारूप, जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर भेदभाव, जेंडर पहचान। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। इसमें बताया है, पूछा गया है विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाता है? पूर्व कल्पित का मतलब है जो पूर्व में जेंडर के प्रति अवधारणाएं बनी हुई हैं। लोगों के मन में जेंडर के प्रति जो पूर्व अवधारणाएं बनी हुई हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं रूढ़िवादिता। मैंने आपको बताया है दोस्तों अपनी वीडियो में, रूढ़िवादिता या क्या होता है। रूढ़िवादिता जब किसी बच्चे के, किसी छात्र के या किसी भी व्यक्ति के बारे में एक परंपरा बना ली जाए अपने मन में। जैसे लड़कियों के बारे में एक परंपरा बनाई हुई है कि लोगों ने, कि लड़कियां जो हैं खिलौनों से गुड़िया से खेलना पसंद करती हैं और उनको नीला रंग पसंद, गुलाबी रंग पसंद होता है। जबकि लड़के क्या हैं, लड़के खिलौनों में गाड़ी, हेलीकॉप्टर, ये चीज़ से खेलना पसंद करते हैं और लड़कों को नीला और काला रंग पसंद होता है। तो ये क्या है, ये पूर्व अवधारणा है, पूर्व कल्पित अवधारणा है। इसी को जेंडर रूढ़िवादिता बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। क्योंकि यहाँ दोस्तों जेंडर भेदभाव भी नहीं हो रहा और जेंडर की पहचान नहीं बताई जा रही है, ना ही जेंडर प्रारूप। यहाँ बात हो रही है जेंडर रूढ़िवादिता के रूप में। एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। दोस्तों जहाँ समान पाठ्यचर्या हो, समान शिक्षा शास्त्र हो, समान शिक्षा विधि अपनाई जा रही हो, वो हमारा हर ऑप्शन समावेशी शिक्षा के खिलाफ होगा। ठीक है। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यक्रम पर काम करते हैं। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यक्रम पर काम करते हैं। दोस्तों ये नहीं है, यहाँ केवल पाठ्यक्रम की बात हो रही है। ठीक है। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियां तक पहुंच और वह कक्षा की क्रिया में शामिल होते हैं। बिल्कुल सही। विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाना चाहिए। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, सभी बच्चों को सामान्य रूप से देखना चाहिए एक शिक्षक को, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुँच होती है और सभी बच्चे कक्षा की गतिविधियों में, सक्रिय गतिविधियों में शामिल होते हैं। यही समावेशी कक्षा कहलाती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है? छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित और पूरा कर सकें। नहीं दोस्तों, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो, उन्हें मतलब उनकी समझ से बिल्कुल परे हो, ऐसा काम देना चाहिए। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना चाहिए। दोस्तों यहाँ हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा। फिर भी एक बार ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। छात्रों को कोई सहायता नहीं देनी चाहिए और अपने दम पर सीखने के लिए, संघर्ष करने के लिए छोड़ देना चाहिए। नहीं दोस्तों वाइगोस्की का मत है, वाइगोस्की ने जो है ZPD, निकट संभावित क्षेत्र और दूरस्थ संभावित विकास क्षेत्र, इन 2 सिद्धांतों पर बहुत जोर दिया है। इसमें बताया गया है, एक इसके फोल्डिंग है जिसमें बताया गया है बच्चों का जो है मार्गदर्शन करना चाहिए। जब बच्चों का शुरुआती तौर पर, यानी आपने बच्चे को कोई समस्या हल करने के लिए दी, कोई सवाल हल करने के लिए ले दिया, तो उसमें बच्चा शुरुआत में अटक गया और आपने उसमें शुरुआत में ही संकेत या बच्चे को इशारा दे दिया कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, थोड़ा सा इशारा दे दिया, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग, जो शुरुआत में मदद दी जाती है। लेकिन अगर यही बच्चा अगर सवाल के अंत में अटकता और आप उसको वहां मदद प्रदान करते तो वो क्या कहलाता? वो कहलाता संभावित विकास का क्षेत्र, नजदीकी विकास का क्षेत्र। ठीक है। तो वाइगोस्की के अनुसार जो है
समाज से, आस पड़ोस से, समवयस्कों से, एक दूसरे से के माध्यम से, अंत्यक्रिया के माध्यम से बच्चों को सीखना चाहिए और बच्चों का मार्गदर्शन और उनको समर्थन जरूर देना चाहिए। यह हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। हिंज की सुविधा को पेश करने, दुविधा है दोस्तों, ये है दुविधा। हिंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवस्था में है? यांत्रिक उद्देश्य विनिमय, सामाजिक सरोकार विवेक, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता, दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता, स्वीकृति कानून। दोस्तों यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ, फिर भी जो है मैं इसमें जो है मेरी तरफ से, अपनी तरफ से जो मेरा ऑप्शन है वो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, राइट आंसर होगा सामाजिक सरोकार और विवेक। लेकिन इसका तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। अब देखते हैं इसमें सीटेट कौन सा ऑप्शन मानता है। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? योग्यता का अभाव, किस्मत, कार्य कठिनाई, कोशिश की कमी। तो दोस्तों यहाँ अभी जो है खुद अपनी कमी के बारे में बता रहा है, वो किसी और को अपनी असफलता का दोषी नहीं ठहरा रहा है। वो कह रहा है मुझ में ही योग्यता का अभाव था। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, योग्यता का अभाव। अभिकथन ए, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्द का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। कारण आर, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। दोस्तों यहाँ हमारे दोनों ही ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो हमारा जो ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले पर्सन की विशेषता नहीं है? यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, यह खुला पर्सन है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ हमारा, आप अब ये सोचोगे कि सबसे बढ़िया ऑप्शन इसमें यह है, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी विशेषता नहीं है। यहाँ आप ये भी ध्यान रखना, इसमें पूछा है इसकी विशेषता नहीं है। कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। आलोचनात्मक सोच वाले पर्सन की यह विशेषता नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह की जांच करनी चाहिए। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मकता स्थिरता में बाधित है। दोस्तों हमारे ऑप्शन तो बिल्कुल दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ए और आर के बीच में कोई संबंध नहीं चमक रहा है। ठीक है, तो ए और आर दोनों गलत हैं, ये तो नहीं है, एक सही है हमारा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या करता है नहीं, सही व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों में कोई संबंध बैठ ही नहीं रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा। अभिकथन ए, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण आर, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या में आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। दोस्तों हमारा यहाँ ए तो सही है और आर गलत है, और इन दोनों में आपस में कोई संबंध भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। नहीं दोस्तों, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं।
बुद्धि केवल एक ही आयाम है, सॉरी, बुद्धि का केवल एक ही आयाम है। नहीं दोस्तों, बुद्धि बहुआयामी होती है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि बहुआयामी होती है। सभी व्यक्तियों में अलग अलग बुद्धियां पाई जाती हैं, लेकिन वातावरण जो है, ये 8 प्रकार की बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने बताई थी। ठीक है, ये बुद्धि सभी में होती है, लेकिन वातावरण इसको उभारने के लिए, उसमें उस व्यक्ति को दक्षता हासिल करने के लिए वातावरण किसी एक पर ही निर्भर होता है। यानी व्यक्ति में किसी एक प्रकार की बुद्धि ही बहुत अच्छी तरह से होती है। किसी में भाषाई बुद्धि, किसी में गतिक बुद्धि, किसी में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इन सभी बुद्धियों के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, सभी व्यक्तियों में अलग अलग बुद्धि होती है, क्योंकि बुद्धि जो है बहुआयामी होती है। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक दिखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? दोस्तों, इसमें मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। विस्तृत दोहराव, रटने व दोहराव, स्मृति सहायक विधियां या फिर संकल्पना चित्रण। ठीक है, इस ऑप्शन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ। इस ऑप्शन का मैं ठीक से आपको जो है आंसर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर लग रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? संकेत आधारित, छवि आधारित, क्रिया आधारित। क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित। संकेत आधारित, क्रिया आधारित या फिर छवि आधारित। दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर हो जाएगा। अवधारणा का जो क्रमबद्ध तरीका है वो है क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। अभिकथन ए, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। तो हमारा अभिकथन ए तो बिल्कुल राइट हो जाता है दोस्तों। बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और दोनों में संबंध भी है दोस्तों। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? समायोजन, अकेंद्रीयता, वस्तु स्थायित्व या फिर संरक्षण। दोस्तों, ये है समायोजन। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। समायोजन, किसी एक जानकारी में नई जानकारी लगातार जोड़ते रहना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्र में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास परिवहनीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता रहता है क्या कहलाती है? संवेदनशील अवधि, निगनात्मक अवधि, सहज काल या मूल काल। दोस्तों, जब कोई बच्चे जो हैं बहुत कम उम्र की उम्र में सामाजिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं, है ना, या फिर घर की पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है, तो वो क्या होते हैं, वे संवेदनशील भावात्मक रूप से टूट जाते हैं। ठीक है ना, वे उनका जो है अपने भावों पर, अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रह पाता। लेकिन जबकि उनको जो है सुधार किया जा रहा है उनमें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है, तो ये अवधि जो कहलाती है संवेदनशील अवधि कहलाती है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा, संवेदनशील अवधि। दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? मस्तिष्क पक्षाघात की, सवलीन कर्म विकार की, अधिगमनात्मक विकलांगता की, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की। दोस्तों, दोहराव व बारंबार, दोहराव का मतलब है एक ही चीज को बार बार दोहराना, एक ही क्रिया को बार बार करना। मैंने आपको बताया था ये सवलीन विकार होता है। ठीक है, क्या होता है? सवलीन क्रम विकार होता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, सवलीन क्रम विकार। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करता है? मानकीकृत बुद्धि परीक्षण,
सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। दोस्तों निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का जो समर्थन करता है, जो इनमें से मेन है, जो हमारा प्रभावशाली ऑप्शन है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक रचना विधियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव से होता है, दोस्तों अलगाव से नहीं होता है, ये समाज से होता है, समाज के साथ जुड़कर होता है। अधिगम केवल कक्षा में या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है, दोस्तों अधिगम परिवार से शुरू होता है। कक्षा में औपचारिक तरीके से सिखाया जाता है, लेकिन इससे पहले जो है बच्चा अनौपचारिक तरीके से अधिगम को ग्रहण करने लगता है। ठीक है, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, दोस्तों अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो हमारे ये तीनों ऑप्शन कट गए। हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ राइट आंसर होगा। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज के साथ चलती है, समाज के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप अपने बिल्कुल इत्मीनान से अपना जो है आंसर की मिलाना, और मैं हिंदी के लिए, ईवीएस के लिए और संस्कृत के लिए दोस्तों माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो रखा है, जिस कारण से मैं आपको और आंसर की प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं। उसके लिए मैं फिर से एक बार सॉरी चाहता हूं। ठीक है, लेकिन ये आंसर की आपकी बिल्कुल करेक्ट है, इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।